बाधित किम लक्षणम, बाधित हेत्वाभास है, इसका क्या लक्षण है? यस्य साध्याभाव प्रमाणांतर निश्चित सब बाधिता, जिसके जिस हेतु के, यस्य मैंने यस्य हेतु हो, जिस हेतु के साध्य का अभाव का निश्चय प्रमाणांतर से हो जाए, तब उस हेतु को बाधित हेतु कह देते हैं। माने जिस प्रमाण से हेतु को ग्रहण किया उससे भिन्न प्रमाणों के द्वारा साध्य का बाध निश्चय, साध्य भाव का निश्चय होना चाहिए, तब उसे बाधित कर दे। यथा किसने अनुमान बना ले वन्य अनुष्टो शब्द द्रव्यत्व इति, अत्र अनुष्टत्वं साध्यम तद अभाव उष्टत्वान् स्पर्शन प्रत्यक्षं क्रियते इति बाधितत्वान्। वन्य अनुष्टा द्रव्यत्व, वन्य जो है कैसा है? ठंडा है, अनुष्ण है, द्रव्य होने से जलवत दृष्टांत बनाए। यत्र द्रव्यत्वं तत्र अनुष्णत्वं यथा जलम, स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए कोई समस्या नहीं व्याप्ति ग्रहण करने में। इसलिए यह जो है तो व्याप्ति ज्ञान में प्रतिबंधक नहीं हो सकता है ना। अब व्याप्ति ज्ञान जब हो ही गया हा? तो कहीं भी अपने द्रव्य से देख लोगे तुरंत वह व्याप्ति की स्मृति हो जाएगी, परामर्श बना लोगे। अनुष्ठित व्याप्ति द्रव्यत्वान अयम वन्नी, अनुष्ठित व्याप्ति द्रव्यत्वान अयम वायु हो, किसी में पकड़ लो आप, किसी भी द्रव्य में घटा लो आप, परामर्श को भी ये रोकेगा नहीं। इसलिए इन परामर्श पर अनुमिति होने लगेगी तब प्रमाणांतर, अनुमान प्रमाण से प्रमाण कौन है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस अनुमान से भी दूसरे अनुमान से भी इस अनुमान खंडन हो सकता है, अथवा आगम शब्द प्रमाण से खंडन हो सकता है, उपमान प्रमाण से खंडन हो सकता है। प्रमाणांतर से चारों लेना, ये जो अनुमान प्रयुक्त किया जा रहा है इस वर्तमान अनुमान से भिन्न दूसरे अनुमान भी हो सकता है। दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण है, भूमिति प्रमाण, उपमान प्रमाण है और शब्द प्रमाण है। किसी भी प्रमाणांतर की तरफ बाधित हो जाए तो उसको हम बाधित हेतु कह देंगे। यहाँ पर यही हुआ, अत्र अनुष्टत्व साध्य है, उसका अभाव है उष्टत्व, वह स्पर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो गया, अतएव हेतु बाधित हेतु कहा जाएगा। कहते हैं कि भाई यस्य साध्याभाव निश्चित, इतना ही कह दो, यस्य साध्याभाव निश्चित, जिस हेतु का साध्याभाव का निश्चय हो जाए उस हेतु को बाधित हेतु कहेंगे। फिर तो सारा सब हेतु बाधित हेतु, जितने अन्वय व्यतिरिक्त हेतु है ना सब बाधित हेतु, और केवल व्यतिरिक्त कि उसके साध्याभाव का भी निश्चय रहता है, इसका साध्याभाव का निश्चय रहता है। माने विपक्ष जिसका है, निश्चित साध्य भावन कौन होता है? विपक्ष। निश्चित साध्य भावन कौन है? विपक्ष। माने ये लक्षण आप बाधित कर रहे थे, हो गए विपक्ष का लक्षण, चला गया ना गड़बड़। और विपक्ष किसका होता है? सद हेतुओं का भी होता है। अर्थात जिस हेतु का विपक्ष हो उस हेतु को बाधित कहेंगे। ऐसे कहोगे धूम हेतु का विपक्ष रदादि है, जहां पर वन्य भाव का निश्चय हो चुका है हमको, ऐसे सद हेतु धूम आदि भी क्या हो जाएंगे? बाधित हेतु हो जाएंगे। इसे क्या कहना पड़ा? प्रमाणांतरेण शब्द, प्रमाणांतर से निश्चय नहीं है। वहां पर जो है वन्य भगवान जो हृदय प्रमाणांतर से निश्चय नहीं, या यादृश प्रमाण के द्वारा आपने जो है वन्यमान मानसम ग्रहण किया, उसी प्रमाण से वन्यमान हृदय विगृहित हुआ, प्रमाणांतर से नहीं है। अब कहते हैं ठीक है, फिर लक्षण में साध्य घटाओ। यस्य भाव प्रमाणांतर निश्चिता, जिस हेतु का यद किंचित भाव प्रमाणांतर से निश्चित हो जाए उसका नाम बाधित कह दोगे तो घटादि में अतिव्याप्ति हो जाएगा। घटादि वारणा साध्यति, यस्य मैंने घट से ले लूंगा, घट का अभाव प्रमाणांतर से निश्चित है, किसी प्रमाण से निश्चय कर लो, कहीं भी निश्चय कर लो, है कि नहीं? सर्वत्र मिलेगा, घट जाए वहां छोड़ दो, बाकी सब जगह मिलेगा, तो सब जगह पकड़ लो उसको, तो सब जगह निश्चय हो जाएगा। फिर घट को भी बाधित कह दोगे आप, तो हेतु ही नहीं है, वो तो वस्तु है, द्रव्य है, तो इसलिए गड़बड़ होगा लक्षण। इसलिए क्या कहना पड़ेगा? यस्य साध्याभाव, यस्य अभाव नहीं कहना, घटस्य अभाव, घटाभाव ऐसा नहीं लेना। इसलिए साध्याभाव, यस्य हेतु हो साध्याभाव ऐसा कहेगा, तब जो है अतिव्याप्ति घटादियों में नहीं होगा। बस इतना ही का। यदि पदकृति अनुमान खंडा, पदकृति में अनुमान खंड पूरा हो गया। अच्छा, अथोपमान परिच्छेद, अच्छा उपमान परिच्छेद क्यों लाया आपने? पहले
पहले तो शब्द प्रमाण होना चाहिए ना कि आप नैयायिक लोग जो है कि अपनी अपेक्षा से आपसे भी पूर्व में सांख्य और दर्शन वाले हैं जो प्रमाण को नहीं मानते, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द को मानने वाले लोग हैं। इसलिए बहुवादी सम्मत न्याय, बहुतवादी लोग जो प्रमाणों को मानते हैं उनको सबसे पहले चर्चा करें। प्रत्यक्ष को पहले पढ़ा है आपने, आप अपना जो विशेष मानते हो शब्द प्रमाण उसको पहले पढ़ाते, बाद मैंने प्रमाण लो ये नहीं, तब आके नहीं भाई और सब के सब लोग प्रत्यक्ष मानते, चार भाग भी प्रत्यक्ष मानता है, इसलिए हम प्रत्यक्ष के पहले लगते हैं। फिर कार्य कारण भाव को देखते हुए प्रत्यक्ष के बाद अनुमान को मानने वाले वैशेषिक बौद्ध भी हैं, इसे हमने अनुमान प्रमाण लिया। बहुवादी सम्मत है, मेरे अलावा अन्य लोग भी उसको मान रहे हैं, यही मानना है अपना। यदि ऐसा है फिर बहुवाद सम्मत न्याय से पहले शब्दखंड पढ़ाना चाहिए, उपमान खंड क्यों शुरू किया आपने? तब कहते कि भाई बात तो सही है लेकिन हम उससे भी एक लाभ और दूसरा न्याय लगाएंगे। बहुवादी सम्मत न्याय की अपेक्षा से सूची कटाह न्याय है, फल दृष्टिया सूची कटाह न्याय को हम देखेंगे। सूची कटाह न्याय क्या है? सुई और कढ़ाई, सुई होता है ना जो कपड़े की सिलाई करना, और कढ़ाई जिसे आप सब्जी वब्जी बनाते हो, इन दोनों को लेकर न्याय बना सूची कटाह न्याय। जैसे कोई पहले जमाने में रेडीमेड सुई मिलते हैं तब दुकान में, रेडीमेड सुई रेडीमेड ये सब मिलते हैं। अब जनसंख्या बहुत हो गया, जब ये बड़े बड़े कंपनियां लग गई, रेडीमेड मिल जाते दुकान में जाओ। पहले जमाने में ऐसे होता नहीं था, बहुत जनसंख्या कम थे, छोटे छोटे देश थे, हैं एक महाराष्ट्र के अंदर भी 10 देश थे, है ना। अब तो एक राज्य हो तो एक देश का एक हिस्सा है, बल्कि अंदर छोटे छोटे देश है क्या? अभी नहीं, सारा खत्म। जब अंग्रेज आए इस एक भारत खंड के अंदर 3000 देश थे, 3000 छोटे 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 एक एक राजा। अब 10 राज्य के ऊपर एक बड़ा राजा होता था, वो सबको दबा के रखता, सबसे टैक्स लेता था, ऐसे करके चलता रहा धंधा। अब वो एक देश दूसरे सामान में नहीं जा सकता था, नियम टैक्स दो, बहुत टैक्स होते थे, राजा लोग बहुत लूटते थे। अब इसलिए क्या होता था कि एक सोनार होता था, किसी को कढ़ाई चाहिए, वो जाके ऑर्डर देता था उसको, भाई तू हमारे लिए लोहा ठोक पीट करके कढ़ाई बना दे। ठीक है जी, 5 दिन बाद आना, गरम करेगा ठोके, गरम करेगा ठोकेगा ना, 4-5 दिन लगेगा बनाने में। मशीन थोड़े लगे थे पहले जमाने, धड़ा बन जाए, शीट गया यूँ गरम गरम रहता, उसने घुसा दिया, मुड़ करके बन के निकल गया बाहर। मशीन तो है, माँ दुबारा गरम करेगा कुटेगा, गरम करेगा कुटेगा, वो आकार देगा, फिर क्रैक रुकवा तो उसे पत्ती जोड़ेगा। बड़े झंझट था ना पहले जमाने में। बड़े बड़े कढ़ाई आज भी क्या बनते, जोड़ के बनते, बड़े बड़े कढ़ाई आप देख सकते जोड़ के बनते। और लोहार के पास एक आदमी गया और कढ़ाई का ऑर्डर दे दिया, और उसके बाद तुम 5 दिन बाद आना। कुछ देर बाद दूसरा आदमी गया, कहा हमारे लिए सुई बना के दे दो भाई। सुई होता है ना, लोहार ने सोचा इसको मैं 6ठा दिन बुलाऊंगा तो चला जाएगा दूसरे लोहार के पास, है ना। इस सुई बनने में कितना देर लगेगा? एक तार लो, ठोक दो, बीच में छेद कर दो, ये तो करना है। मुझे सोचा इसको हम 1 घंटे बाद बुला लेते हैं। उधर 1 घंटे बाद तुम आ जा। अभी तो थोड़े दूर गया ही था वो कढ़ाई वाला, वो सुन लिया, वो आके लड़ने लगा, है भाई मैं पहले आया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, मेरे को कढ़ाई दी ही ना, उसको सुई देने को कैसे तुमने हाँ कर दिया। तब उसने कहा सुई एक छोटी सी चीज है और उसको अभी बना दूंगा 5 मिनट में, मुझे तुरंत पैसा मिल जाएगा, फल भी मिलेगा फट से। लेकिन तुम्हारे लिए बना तो 5 दिन लगेगा, तब तो इंतजार थोड़ी करेगा, वो दूसरे पर सोना लोहार के पास चला जाएगा। फिर मेरा कमाई एक दिन एक जो मिल रहा था 2 पैसा वो तो गया। सिर्फ तुम्हारा काम बड़ा काम है, कई दिन लगना है, वो बाद में करेंगे। इधर से उपमान खंड छोटा सा खंड है, ज्यादा दिमाग पच्ची नहीं है इसमें। शब्द खंड बहुत खतरनाक खंड है, बहुत बड़ा है, विस्तार है। नमः प्रामाण्यवादाय मत कवित्वापहारी। प्रामाण्यवाद इसी पर तो टीका है। शब्दार्थ निर्णय करना बड़ा कठिन है,
शब्दार्थ निर्णय इतना आसान नहीं है। समास में व्युत्पत्ति क्या होगी, कैसे होगी, उसका अर्थ कैसे बोला जाएगा, बहुत लफड़ा है। ये पुस्तक है शब्द खंड करके अलग ही जब तक इतना आसान मोटा शब्द खंड, केवल शब्द खंड का पुस्तक, उससे भी केवल वाक्यार्थ निर्णय का ही बारे पूरा है, अन्य चीज चर्चा भी नहीं। इसलिए विस्तृत है वो विषय, वहां गहन विषय है, गंभीर विषय है, कठिन विषय, और इस शब्द खंड का ज्ञान होने में बहुत दिन लगना है, समय लगता है। और उपमान खंड में ऐसा कोई झंझट नहीं है, सीधा साधा है। सादृश्य ज्ञान पकड़ लिया आपने, उसे उपमिति हो जाती है, कहानी खत्म। ना न धातु, न प्रत्यय, न अर्थ उसका, कोई वित्पत्ति, कोई लफड़ा नहीं, कुछ। शक्ति का निर्णय करो, पदार्थों की स्थिति कैसे होती सोचो, उसमें भी बड़ा झगड़ा है पदार्थों की स्थिति में भी। ये सब लफड़ा कुछ भी नहीं है। इसे सूची कठान न्याय के अनुसार लाघवात शीघ्र फलदायकत्वात् सरलत्वाच्च प्रथमम उपमान गंध, शब्दगंध गौरव बहुदिन साध्यत्वात् कठिनत्वाच्च तदनंतर। इसलिए क्रमशः प्राप्त शब्द खंड को, बहुवचन न्याय से प्राप्त शब्द खंड को निषेध करके पहले सूची कठान न्याय से इन्होंने उपमान खंड को आरंभ किया है। उपमिति कारणम उपमानम, उपमिति का जो कारण है उसका नाम उपमान है। संज्ञा संजय संबंध ज्ञान उपमिति तत्कारणम सादृश्य ज्ञानम तथा ही कश्चित गवय पदार्थम अजानम कुतश्चित आरण्य पुरुषा गोसुष गवयति श्रुत्वा अनंगतो वाक्यार्थं स्मरन् गोसुषं पिंडम पश्यति तदनन्तरम असौ गवय शब्दवाच्यित उत्पद्यते। संज्ञा संजी संबंध ज्ञान उपमिति, संज्ञा और उसके अंदर बोधि जो संजी शब्द और अर्थ, इन दोनों का बीच का जो संबंध है उस संबंध ज्ञान का नाम उपमिति। और से कारण कौन है? सादृश्य ज्ञान है। सादृश्य के आधार पर ही वस्तु के साथ उसके लिए प्रयुक्त शब्द जो संज्ञा है उसका संबंध को आप ग्रहण करेंगे, इसलिए कर्ण यहाँ पर सादृश्य ज्ञान है। तो जो सादृश्य ज्ञान जो अतिदेश वाक्य बोला जाएगा तो अतिदेश वाक्य जो स्मृति है वो व्यापार हो जाएगा। यदि अतिदेश वाक्य स्मृति न होवे तो आप शब्द का अर्थ के साथ ग्रहण संबंध ग्रहण नहीं कर पाएंगे। देखिए समझा रहे, तथा ही कश्चित गवे पदार्थ मजानन, कोई शहर का बाबू था, शहरी बाबू, जिसे शहर में कभी गवे तो देख नहीं सकते ना, शहर में गाय देख तो दिखाई भी देगा भारत में, और विदेशी शहरों में तो गाय भी नहीं दिखाई देता है। हम कुछ भी नहीं दिखेगा सड़क पे, कुत्ता बिल्ली लोग लेके घूमते रहते दिखे, वैसे नहीं दिखेगा, अपने आप घूमता हुआ कुत्ता बिल्ली नहीं दिखेगा, आदमी लेके घूमते रहते हैं ना, इसलिए दिखाई देता है कुत्ता बिल्ली। हम यही कहते लोग विदेशों में चढ़ाते उन लोग, आप लोग बस अपने बच्चों को भी लेके घूमते नहीं, कुत्ता बिल्ली को लेके घूमते नहीं। ऐसे जिंदगी तुम लोगों की। गाय देखना है तो 100 किलोमीटर शहर से बाहर जाना पड़ेगा। देहात में जहाँ डेयरी फार्म बना हुआ है, दूध के लिए डेयरी फार्म बनते हैं, शहर से बाहर होते हैं, वहां जाके देखना पड़ेगा, गाय देखना है। नहीं तो डिब्बों में प्रिंट है, वहां देख लो गाय, और डिब्बे में प्रिंट होता है गाय, उसको देखते हैं बेचारे, गाय ऐसी होती है। और यहाँ तो सड़कों में गाय सब दिख रहे हैं, नील गाय यहाँ के भी शहर के लोग नहीं देखे। आज भी लाखों करोड़ों लोग हैं शहरों में जिनको नील गाय क्या है पता ही नहीं, देखा है। आप लोगों में से बहुत लोग नहीं देखे होंगे, देखा है नील गाय? हाँ यहीं पर देखे हैं, मैं दिखते नहीं। शहर में कहाँ ऋषिकेश में कहाँ दिखाई देगा सब चीजें, वो खेती में ही आते हैं ना, गाँव में ही दिखते हैं, जंगलों में रहते हैं, गाँव में आते खेती खा के भागते हैं, यही दिखते हैं। अब जिसने नीलगाय नहीं देखा और शहर के बाबू ने पूछा गांव वाले से, या जंगल में जाते जाते हैं ना गांव के लोग, उनसे पूछा भाई गवय नाम का कोई पशु हमने पुस्तकों में पढ़ा, तुमने देखा है तो बताओ वो कैसे होता है, यही भूल चूक से मुझे दिखाई दे तो मैं पहचान लूँ उसको और समझूं गवय पद का वाच्य को पिंड यही है, अर्थ वस्तु विषय यही है, मैं समझ सकूंगा। तो वो कहता है जंगली आदमी या गांव का आदमी गो सदृशो गवया, ये सादृश्य वाक्य, अतिदेश वाक्य बोलते हैं इसको, सादृश्य वाक्य बोलते।
उसे क्या गौ देखने में गौ जैसे देखने में लगती है केवल, लेकिन गाय नहीं है। उसको कहते गवय, नील गाय। पीठ से पहचान में आ जाए, पीठ उसका बिल्कुल जो है घोड़े का पीठ, घोड़े का, और घोड़े जैसे भागने में मान। गाय तो कहां भागेगी ऐसी बेचारी, नहीं भाग। क्यों? घोड़े का बीच से पैदा हुआ है ना, घोड़ा और गाय का संबंध से पैदा हुआ अनादिकाल में, फिर उनकी परंपरा चल पड़ी, बात अलग। जैसे गधा और घोड़ा संबंध के तो खच्चर पैदा हो गए, गधी का साथ गधी होती है ना, घोड़ा संबंध कर दी, वर्ण संकर खच्चर। ऐसे नील गाय भी वर्ण संकर, गाय और घोड़े का संबंध से, इसलिए गाय जैसे ही दौड़ती है, देखने में गाय जैसे ऊपर, चेहरा चेहरा मात्र मुंह जैसे गाय जैसे दिखती चेहरा। तो गो सदृश गवै थी श्रुत्वा, सुनने के बाद कभी मौका मिला वो जंगल की ओर चला गया। वाक्यार्थों स्मरण, हाँ ये वाक्यार्थ भूल जाए तो फायदा क्या, जाकर के कुछ दिखेगा तो वैसे तो कोई पशु था बोलेगा, केवल गवै थोड़ी पहचान पाएगा। जरा वाक्यार्थों स्मरण, वाक्यार्थ स्मरण करते हुए गया, भूला नहीं। गो सदृशम पिंडम पश्यति, इस पर आगे मूर्ख बच्चा था, स्मरण पर ध्यान आता है, ये मूर्ख बच्चा था। तो उसको माँ बाप लोगों ने कहा भाई जा करके घी ले आ, कटोरा दे दिया। उसको बोल दिया इतना याद रखना, रास्ते पर भूल से भी कटोरे को उल्टा नहीं करना। वो बात उसको याद रखता था चलते चलते, हाँ भूल से भी कटोरे को उल्टा नहीं करना, उल्टा नहीं करना। ऐसे बोलते 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 दुकान में चला गया, घी ले लिया। घी लेके आ रहा था, आते आते रास्ते में किसी ने पूछा एक टाइम क्या हुआ, अब सुनते ही वो भूल ही गया, उल्टा नहीं करना चाहिए, घड़ी देखने के। इसलिए वाक्यार्थ स्मरण भी बेकार क्या ना, ऐसे नहीं स्मरण होता, बुद्धि से खेल होती है, लेकिन रट रट के चलते चलते ऐसे नहीं होता। ऐसे ही सोचता गोसल को गोसल को गोसल को भैया गोसल को भैया, अब कभी सामने भी आ जाए गोसल को भैया गोसल को, बोलते रहेगा, देखते रह जाएगा, समझ ही नहीं है क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा, क्या फायदा उसका। स्मरण का मतलब ये नहीं कि तो जैसे बोलते फिर ऐसा नहीं। बुद्धि में वाक्यार्थ, इसे वाक्यम स्मरण नहीं है, वाक्यार्थम स्मरण। वाक्य का स्मृति से कोई फायदा नहीं हमको, वाक्य में जो अर्थ दिमाग में बैठा हुआ हो तभी पिंड को देखकर समझ लेगा एक गवय। पिंडम पश्यति, गो सदृश पिंडम, गो सदृश पिंड को उसने देख लिया, तदनंतर दिमाग में स्मृति को लेकर के तीसरा के साथ जोड़ करके बीच व्यापार हुआ। उसे क्या निर्णय लिया, असौ, ये जो पिंड है गवय शब्द वाच्य, गवय पद वाच्य है। इस प्रकार से वो उपमिति उत्पन्न कर लेता है। पदकृतिकार अवसर संगतिम अभिप्रेत्य अनुमान अनंतरम उपमानम निरूपयति। अवसर संगति, 6 प्रकार की संगतियां होते हैं उपोद्घात आदि, उनमें से अवसर संगति के आधार पर, अवसर संगति किसको कहते हैं, संगतियों का नाम क्या, अच्छे का कुछ मुद्दा नहीं। हाँ बोल रहे हैं विद्या है, पूछना चाहिए ना 6 संगति कौन कौन। देखो संगति, उनके लक्षण सब लिखिए, शुरू में आना चाहिए ये बात दिमाग में लिखिए। उपोद्घात संगति, पहले श्लोक लिख दो, संगति किसे कहते हैं और कितने प्रकार की है, सारा बात। संगति का लक्षण, पूर्वोत्तर ग्रंथ भागय, पूर्वोत्तर ग्रंथ भागय संबंध बोधकत्व संगतित्व, ये लक्षण। पूर्वोत्तर ग्रंथ भागों का संबंध जो बोध कराता है उसे संगति कहते हैं। पूर्वोत्तर ग्रंथ भागयो संबंध बोधकत्व
संगतित्व सप्रसंगम उपोद्घातो सप्रसंग उपोद्घातो श्लोक बोल रहा हूं। सप्रसंग उपोद्घातो हेतुता अवसरस्तथा हेतुता अवसरस्तथा निर्वाहकैक कार्यत्वे निर्वाहकैक कार्यत्वे षोढ़ा संगतिरिष्यते निर्वाहकैक कार्यत्वे षोढ़ा संगतिरिष्यते। सब प्रसंग 1 उपोद्घात 2 हेतुता 3 अवसर 4 निर्वाहक एक कार्य कार्यत्व इस प्रकार से 5वां निर्वाहक एक कार्य निर्वाहक एकत्व कार्य एकत्व एक शब्द जो पीछे तुम करो जोड़ देना निर्वाहक एकत्व और कार्य एकत्व इस प्रकार से 6 संगति षोड़ा मने 6 प्रकार का संगति इष्ट है। सब प्रसंग का लक्षण क्या है? स्मरण प्रयोजक संबंधत्व सब प्रसंगत्व स्मरण प्रयोजक संबंधत्व सब प्रसंगत्व स्मरण उत्पन्न हो आपको स्मरण दिला देवे ऐसे दिलाने में कोई शब्द बीच में आपने बोलते बोलते कोई बात ऐसे शब्द बोल दिया जब बोलते ही आपको कोई बात याद आ गई उस याद आ गई तो अब उसको बोले बिना आगे बढ़ना नहीं है उसको बोले बिना आगे बढ़ना नहीं इसका नाम प्रसंग संगति। यद्यपि वो प्रासंगिक है बीच हम लोग बोलते प्रासंगिक बात हो गई आप लोग कीर्तनकार लोग बोलते प्रासंगिक हो गया तथा अस्तु हो गया बस छोड़ो इसको बोलते ना कीर्तनकार लोग प्रासंगिक चर्चा कर दिया पीछे अब याद आ गई तो क्या करे बोलते बोलते कोई बात याद आ गई अब ऐसे शब्द को उठा दिया गया है याद आ गया भले ही अब आगे उसके से कोई लेन देन नहीं रहेगा लेकिन फिर भी उसको बोल दिया जाएगा वर्णन कर दिया जाता है। वैसे यहाँ पर भी है शास्त्रों में भी शास्त्रों के आधार पर वहां व्यवहार में आया है सब प्रसंग संगति स्मरण प्रयोजक संबंधत्व सब प्रसंग। उपोद्घात क्या है? प्रकृत उपादकत्व उपोद्घातत्व प्रकृत उपादकत्व उपोद्घातत्व जो भी प्रकृति का उपादन करने का नाम उपोद्घात। मैंने कोई भी ग्रंथ शुरू करोगे ना मंगलाचरण में विषय बोलते कि नहीं बोलते हो उस विषय का पर ही चर्चा आरंभ करने का नाम उपोद्घात। जैसे ग्रंथ के आरंभ में हमेशा उपोद्घात संगति ही होता है। ये जो मैं ग्रंथ के शुरू में बोला करता हूँ मूल पढ़ाता हूँ तब हम मूल तो पढ़े नहीं प्रकृत पढ़ रहे हैं हम क्रम हमारा ऐसे केवल तरफ से मूल अलग पढ़ाता फिर प्रकृत फिर न्याय पहले मूल रटो मूल का अर्थ सुनो समझो मूल मोटा मोटी ज्ञान होना चाहिए फिर तभी तो प्रकृत समझ में आती है ना नहीं तो कहीं असंभव बोल रहे कुछ बोल क्या समझ में कठिन हो जाता है। कठिन हुआ ना प्रकृत पढ़ने में तो बड़ी कठिनाई महसूस हुई है पता है मैंने बोर्ड में लिख लिख के बताया नहीं परेशान है वही बात प्रकृति उत्पादकत्व उपोद्घातत्व। अब हेतुता क्या है? अजहत स्वार्थ लक्षणया अजहत स्वार्थ लक्षणया कार्य कारण भाव वो जीवी उपजीवक भावत्व व हेतुता अजहत स्वार्थ लक्षणया कार्य कारण भाव उपजीव्योपजीवक भावो वा हेतुता। कार्य कारण भाव रह रहा है आपस में एक बात जैसा आपने अभी देखा ना जो संगति आपने पूरे कारण खंड में देखा पहले कहा प्रमाकरणम प्रमा वहां तक तो प्रमा को लेकर के चल रही थी बंद एकदम पूछा करणम की असाधारणम कारणम करणम है ना फिर कारण त्रिविध क्या हो रहा है कार्य कारण भाव है क्यों जो लक्षण बताया जा रहा है उसके एक शब्द का अर्थ आप अभी जानते नहीं है इस उपमिति कारणम कह दिया का उपमिति सादृश्य ज्ञानम सादृश्य ज्ञानम का उठाएंगे ना उसको तो इसको कहते हैं
क्या है, परस्पर एक वाक्य का अर्थ को जानने के लिए दूसरे वाक्य की अपेक्षा कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे वाक्य का कार्य कारण भाव समझती है। अथवा उपजीव उपजीवक भाव, आश्रय आश्रित भाव, एक के आश्रित दूसरा, दूसरे के आश्रित तीसरा है, उसको जाने बिना उसको नहीं जान सकते, उसको जाने बिना उसको नहीं जान सकते हैं, तो उपजीव उपजीवक भाव भी इसको कहा जाता है। कहीं साक्षात कार्य कारण भाव है, कहीं उपजीव उपजीवक भाव है, लेकिन वहां पर भी क्या, लेकिन अजत स्वार्थ लक्षण है, या उसको स्वार्थ को त्यागे बिना, पहला वाक्य का अर्थ को त्यागे नहीं हम, उसके त्यागे बिना उस वाक्य के विद्यमान एक पद का अर्थ को आगे चर्चा कर दिया, उसको कहते हेतुता संगति और अवसर संगति अनंतर वक्तव्य। आपने पहले कहा दिया चार चीज है भाई, क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द बोल दिया, क्रमशः प्राप्त हुआ। पहले आपने पढ़ा पक्ष, उसके बाद क्या हुआ, अवसर संगति है। क्यों अवसर संगति है, ये प्रत्यक्ष के अनंतर प्रतिज्ञा वाक्य के क्रमानुसारेण प्राप्त क्या था, अनुमान। इसी प्रकार से अनुमान के अनंतर आपकी प्रतिज्ञा वाक्य के अनुसार क्या प्राप्त हो, किसकी प्राप्ति हो रही है, उपमान की, इसको कहते हैं अवसर संगति। अनंतर वक्तव्यत्व, प्रतिज्ञानुसारेण अनंतर वक्तव्यत्व अवसर संगतित्व। अनुमान की प्रत्यक्ष की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन वहां पर भी क्या शब्द प्रमाण की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि आपने पहले सुना ना, गो सदृशो गवेय, यदि ये सादृश्य ज्ञान न हो, और सादृश्य ज्ञान कैसा है, शब्द जन्य है, दिखा करके थोड़ा बोल रहा है, ये गाय है भाई, इसके सदृश गवे होता है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना, कि गाय तो आदमी जान रहा है, गाय को जानता है, केवल वाक्य सुन रहा है। अरण्यक वाक्य ने वाक्य कहा, उस वाक्यम स्मरण इसलिए कहा, वाक्यार्थम स्मरण, वाक्य क्या है, शब्द ज्ञान, इसलिए उपमान प्रमाण भी शब्द ज्ञान के अधीन, आगम के अधीन। जैसे अनुमान शब्द प्रत्यक्षाधीन है, उपमान शब्द। और निर्वाहक एकत्व क्या है, एक प्रयोजक प्रयोज्यत्व, निर्वाहक एकत्व, एक प्रयोजक को लेकर के जो प्रयोज्यभूता पदार्थों की चर्चा होती है, एक प्रयोजक प्रयोज्यत्व, निर्वाहकैक्यत्व, निर्वाहकैकत्व कहा जाता है इसको। और एक कार्यानुकूलत्व कार्यैक्यत्व, एक कार्यानुकूलत्व कार्यैकत्व। जैसे व्याप्ति के बाद सीधा अनुमिति में नहीं गया, परामर्श के बीच में चर्चा हुई कि पक्षधर्मता और व्याप्ति इन दोनों से ही विशिष्ट होकर के परामर्श होता है, एक कार्य संबंधित दोनों को देना, वहां कार्य एक संगत है। इस प्रकार से कई आपने संगतियां आ चुका है आपको, केवल निर्वाह एक संगति यहां पर नहीं आया, जहां आएगा बता देंगे, यहां नहीं है दृष्टांत। इच्छा प्रकार के संगति हैं, उनमें से उनका अवसर संगतिम अभिप्रेत्य, इसलिए क्या कहने, क्योंकि अवसर संगति का मतलब क्या है, प्रतिज्ञा अनुसारेण प्राप्तत्व, प्रतिज्ञा के अनुसार जो क्रम प्राप्त जो होता है उसको अवसर संगति कहते हैं। प्रतिज्ञा वाक्य क्या थी आपका, प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द भेदा तत्कर्ण विचित्र विधान, प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द भेदा, उस प्रतिज्ञा वाक्य में यथाक्रम शब्द प्राप्त किया हुआ उपमान, अतएव कहते हैं इसको अवसर संगति से प्राप्त हो गया, जो उपमान प्रमाण अभिप्रेत्य अनुमान अनंतरम उपमान निरूपयति, इसे अनुमान के अनंतर उपमान का निरूपण किया जा रहा है। उपमिति उपमिते है कारणम उपमान, षष्ठी तत्व समास हुआ है, उपमिते है कारणम उपमान। कुठारादि वारण मिति, उपकरणम का मिति हटाओ, तब क्या उप और कर्ण सीधा रहेगा, तो उपकरणम उपमान, तो उपकरण तो कुठारादि भी है, साधन है, उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगा। उन साधनों में अतिव्याप्ति न हो, इसे वो क्या कहना पड़ेगा, मिति माने ज्ञान। मिति किसको कहते हैं, ज्ञान। प्रमिति बोलते हैं, प्रमिति प्रमाण प्रमा, ऐसा प्र नहीं है यहाँ पर, मिति मिति माने ज्ञान। ज्ञान का करण लो तो कुठारादि ज्ञान के करण नहीं है, अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। तो इतना ही लक्षण करो, मिति करणम उपमान, उप हटाओ, उपशब्द क्यों दे रहे हो,
कभी मितिकरणम ज्ञान करणम कहने से प्रत्यक्ष भी ज्ञान करण है, अनुमान भी ज्ञान का करण है, शब्द भी ज्ञान के करण है, उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगा। प्रत्यक्षादि वारणाय उपहिति संज्ञा संची संबंध ज्ञानम उपमिति ही अनुमित्यादि वारणाय संबंधेति अनुमित्यादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए संबंध कहना चाहिए। हाँ, संज्ञा संजी संबंध ज्ञान क्यों कहा? संबंध हटा दो, संज्ञा संजी ज्ञानम, संज्ञा संजी ज्ञानम इतना ही कह दो। ये तो अनुमान की तरफ भी कर सकते हो। पर्वत पाषाण आदि मयवान, पर्वत कैसा है? पाषाण आदि वाला है। माने पर्वत शब्द पाषाण मध्वाच्य, अनुमान के द्वारा भी संज्ञा संजी बोध हो सकता है। पर्वत एक संज्ञा है ना, एक नाम, एक शब्द। पर्वत एक शब्द है, उसका अर्थ क्या है? पाषाण आदि मत होना। ये पर्वत पर्वत शब्द पाषाण आदि वाचक, पाषाण आदि मत वाचक, ऐसा अनुमान के द्वारा भी संज्ञा संज्ञा संबंध को ग्रहण कर सकते हैं। यो यद वाचक न भवति तत्तन्मयो न भवति यथा जलम, कि पाषाणमय का वाचक जल नहीं है, इसे जल पाषाणमय नहीं है। इस तरह से अनुमानों के द्वारा भी हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी यदि संबंध शब्द ना होता है तो। जैसे कहते हैं संज्ञा संजी संबंध ज्ञान उपमिति में संबंध शब्द हटा दो तो क्या होगा? अनुमित्यादि वारणाय संबंधेति, अर्थात पूरा ही हटा दो, संज्ञा संजी संबंध पूरा हटा, इनका कहना सीधा इतना ही पद कर दो, ज्ञानम उपमिति। तो अनुमिति भी ज्ञान है, उसमें चले, शब्द भी ज्ञान है, प्रत्यक्ष भी ज्ञान है, तो उसे क्या कहना पड़ेगा? कहते संबंध ज्ञान, इतना ही कहा। तो संज्ञा संजी को भी हटाओ, पहले पूरे हटा दो, केवल ज्ञान में रखो, फिर एक शब्द जोड़ो अभी, संबंध ज्ञान, संयोग संबंध ज्ञान, समवाय संबंध ज्ञान, अन्य साधन से होता है ना, अन्य इंद्रियों से होगा ना वो। तीसरे कहते हैं संयोग आदि वारणाय संज्ञा संजीति, संयोग आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए संज्ञा संजी संबंध ज्ञान में कहना जरूरी। असौ गवय शब्द बातचीत सिद्धांत में चला गया, असौ गवय शब्द बातचीत। अभिप्रेतो गवय गवय पद वाच्या इत्यर्थ। जो विप्रेत है गवय पिंड हमने अभी देख लिया है, और यह जो पिंड है, यह जो गवय पिंड है, यही पिंड गवय पद वाच्य है, ऐसा उसने ग्रहण कर लिया। येन गवयांतरे शक्तिग्रह अभाव प्रसंग इति दूषणम अपास्थ। इसे कोई कहे एक में ग्रहण कर दिया, दूसरे गवय में कौन बोध कराएगा? ये झंझट नहीं रहा। ये गव पद वाच्यत्व ने उसने पिंड को ग्रहण कर लिया। ये तादृश पिंड जहां जहां दिखाई देगा उन सबको गवय शब्द व्यवहार कर डालेगा। इसलिए एक गवय में पिंड, एक पिंड में गवय पद वाच्यत्व को बोध करा कर लेने मात्र से ही सकल गवय पिंडों का बोध हो जाएगा। पृथक पृथक प्रत्येक गवय पिंड का बोध कराने की जरूरत नहीं रहा। यदि वो नहीं कहता असौ गवय, इतना ही कह देता असौ गवय, यदि इतना के अगर चुप हो तो उपमिति ज्ञान, तब तो मुसीबत था। तब हर पिंड में इसको अलग अलग बोध करना पड़ा, असौ गवय, असोपि गवय, असोपि गवय, हर पिंड में उसको सादृश्य ज्ञान पे पकड़ते रहना पड़ता। अब उसने असौ गवय करके ज्ञान नहीं किया, असौ गवय पद वाच्य ग्रहण कर लिया। अरे याद तादृश पिंड जहां नहीं दिखेगा उसको गवय पद वाच्यत्व ने ग्रहण कर लेगा, नहीं तो समस्या हर जगह रहेगी। आप एक घट का बोध करा दिया, असौ घट अयं घट, अब समस्या होगी। आपने घट को बोध करा दिया, दूसरा दिखा दे क्या है, पूछेगा क्या कोई? तेरा क्या ये भी घट है, तीसरे देखा ये क्या है? ऐसा कभी होता नहीं कि जब हमको बोध कराया जा रहा है, केवल वस्तु का बोध सीधे नहीं कराया जाता है, उस वस्तु के लिए प्रयुक्त शब्द वाच्यत्व उसमें ग्रहण कराया जाता है, शक्ति ग्रहण कराया जाता है। उसका मतलब शक्ति ग्रह कराना 8 प्रकार से आगे आएगा शब्द खंड में। 8 प्रकार से शक्ति ग्रहण होता है, शब्दार्थ निर्णय, उसे व्याकरण भी है, काव्य भी है, कोश है, सब आएगा। 8 प्रकार से शक्ति ग्रह होता है।
इसलिए व्यक्ति जो ग्रहण किया गवे पद वाच्यत्व ग्रहण किया, केवल पिंड में असौ गव्य कर ग्रहण नहीं किया। यदि असौ गव्य ग्रहण करता तो फिर गव्यांतर में शक्ति ग्रह का अभाव हो गया, फिर हर पिंड में उसको बताते रहना पड़ेगा असौ गव्य वैसे असौ गव्य, हर पिंड में उसको वाक्य समझ आना चाहिए। नहीं आया तो फिर कहेगा क्या पिंड है ये, स्मृति नहीं है तो कौन सा पिंड है ये समस्या होगी ना। इसलिए वो नहीं यहाँ पर, क्योंकि यह गवे पद वाच्यत्व ग्रहण किया है, केवल पिंड में असौ गव्य कर ग्रहण नहीं किया। अतः गव्यांतर में शीत ग्रह अभाव कृत प्रसंग कृत जो दोष था वह अपास्त हो गया। तथा गो सादृश विशिष्ट पिंड ज्ञानम करण, इसलिए करण कौन है यहाँ, गो सादृश विशिष्ट जो पिंड ज्ञान कराया था जंगली आदमी ने, गंवार ने, वो वाक्य क्या है, करण है, जो उसने कहा था गो सुदुषो गवाया। फिर ये जंगल में घूमते फिर जब पिंड को देखने के बाद उस अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम, अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण हो गया। वो जो स्मृति ज्ञान है वो अवान्तर व्यापार है, जो स्मृति ज्ञान है वो अवान्तर व्यापार, वाक्य नहीं, वाक्यार्थ में नहीं, वाक्यार्थ का स्मृति ज्ञान जो हुई है वो व्यापार। उपमिति फलम, फल क्या हो गया इसलिए उपमिति इति सारम, ये संपूर्ण मूल का सार। तच्चुपमान त्रिविध, वह उपमान भी 3 प्रकार का है। उपमान क्या है, 3 प्रकार का है। कौन सा है, सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, पहला वाला जो मूल में पढ़ा आपने, असाधारण विशिष्ट पिंड ज्ञान, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम और वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान, 3 प्रकार। तत्र आद्य मुक्त में पहला वाला तो मूल में जो दृष्टांत दिया वही है। हाँ? साधारण जो है सादृश्य विशिष्ट जो धर्म है उनको लेकर के। अब असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान के दृष्टांत देते हैं। द्वितीय यथा खड्ग मृग कीदृ पृष्ठे, किसने पूछा ये जो गेंडा बाबा होता है वो कैसा होता है, गेंडा बाबा गेंडा कैसा होता है, तो किसने सुनाया उसको, नासिका लसदेक श्रृंगो अनतिक्रांत गजाकृति कृतिश्च, नासिका लसदेक श्रृंगो, नासिका के ऊपर, नाक के ऊपर उसका एक सिंह चमकता हुआ सिंह दिखता है, चमक रहा है, लगता है ये चांदी का चिपका रखा वैसा होता है, जबरदस्त। या हाथी के जो बगल के जो दांत जैसे होते हैं ना, वैसे उसका बीच में दांत यूं निकला होता है नाक के ऊपर। फोटो देखा होगा या डिस्कवरी चैनल देख लेंगे तो दिखाते हैं। नहीं जाओ मैसूर का जू में है, मैसूर का जो जू है, जू माने पशु संग्रहालय, पशु संग्रहालय में आपको देखने को मिलता है सब प्रकार के लगभग बहुत सारे पशु, बहुत बड़ा पशु संग्रहालय। बेंगलोर के पास भी है, उसमें इतने नहीं है जितना वहां पर। वहां एक खड्ग है, खड्ग मृग गेंडा वहां पर रखा हुआ। तो नासिका लसदेक श्रृंगो, ये आसान धर्म है, इतने से मतलब है। वो जो है ना वो वैधर्म आ गया, अनतिक्रांत गजाकृति वैधर्म, उसे लेन देन नहीं यहाँ पर। गज के माने हाथी से बड़ा नहीं है, हाथी से छोटा है। हाथी के जैसे अगर मोटा तगड़ा है, लेकिन हाथी से वो बड़ा नहीं। अनतिक्रांत माने गज की आकृति को अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, ये वैधर्म हो गया ना। वो वैधर्म से लेन देन, हमको असाधारण मात्र से लेना। तद ज्ञान ज्ञातृभ्य श्रुत्वा, उस खड्ग मृग को जानने वालों से उसको सुनने के बाद कालांतरे तादृश पिंडम पश्यन, कालांतर में किसी पशुंग्रहालय में गया या टीवी में खड़े बैठे हुए देख रहा है, तो उसको जिसका भी क्षण देख रहा है तो वो पिंड दिखाई दिया दौड़ता हुआ वहां। तारशन पिंडम पश्यन, तारश पिंड को देख करके अतिदेशन वाक्यार्थम स्मृति, उसको स्मृति आई। वो अतिदेश वाक्य जो बताया गया था लसदे का संग इत्यादि है ना, तो स्मृति हुई। तदनंतरम खड्ग मृग पदवाच्य इति उपमिति उत्पत्ति। खड्ग मृग पदवाच्य होना चाहिए, बीच में गायब हो गया सब, खड्ग पदवाच्य हो गया। खड्ग पद मृग नहीं है वो पूरा, हाँ लिखना पड़ेगा। खड्ग मृग पदवाच्य, खड्ग मृग पदवाच्य इति उपमिति, ऐसा उपमिति उसको उत्पन्न होती है। अत्र नासिका रसने के श्रृंगे एवं असाधारण धर्म आ गया ना,
यहाँ जो नासिका में जो चमकता हुआ, लसत मैंने चमकता हुआ, तो एक सिंह का वर्णन किया, यही असाधारण धर्म है, बाकी से लेन देन नहीं। यहाँ तृतीय में था वही धर्म में दृष्टांत दे रहे हैं। उष्ट्रैट की धृक, कोई आदमी था दक्षिण भारत का या इधर उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, जिसने ऊंट देखा नहीं है ना। अब राजस्थान से कोई आया, उसे पूछ लिया ऊंट कैसा होता है भाई बताओ, उसने बताया अरे तुम्हारे यहाँ घोड़ा होता है ना, हाँ घोड़ा होता है, बस उसी से तेरे को समझाता हूं। अश्वादिवत न समान पृष्ठो न ह्रस्व ग्रीवो, अश्वादि के समान बराबर पीठ वाला नहीं, उबड़ कबड़ होता है वो, और छोटा ग्रीव नहीं, उसका गर्दन लंबा होता है। ऐसा जो पशु दिखेगा उसको समझना। जिराफे में नहीं जाएगा, जिराफे का तो गर्दन लंबा है लेकिन पीठ बराबर है। ये दोनों हिस्सा जरूरी है कि गर्दन लंबे वाले तो और भी पशु है ना, लेकिन उबड़ कबड़ वाला तो ये बाबा है, खेला ऊंट बाबा। इसे कहते हैं भाई दोनों समझना चाहिए, अश्वादि के समान समान पृष्ठ नहीं है, ह्रस्वग्रीव नहीं है। जो जंतु जीव उसको ऊंट समझो। ह्रस्वग्रीव शरीर शैती आप तोक्ते कालांतरे तत्पिंड दर्शनात्, यहां भी एक पंक्ति नहीं गाय बीच का, कालांतरे तत्पिंड दर्शनात् वैधर्म विशिष्ट तत्पिंड ज्ञान स्मरण। कालांतर में तत्पिंड दर्शनात्, वैसा पिंड को उसने देखा तो वैधर्म विशिष्ट तत्पिंड ज्ञानम, वैधर्म विशिष्ट उस पिंड का ज्ञान हो गया। देख रहा है इसका पीठ उबड़ कबड़ है और बहुत लंबा इसका जो ग्रीवा है, वो वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान होते ही स्मृति आगे झट उसको अधिदेश वाक्य का, ततो अधिदेश वाक्य वाक्यार्थ स्मरणम, तथा उसके बाद उष्णपदवाचित उपतिरुत्पद्यते। तो तत्पिंड दर्शनात् वैधर्म विशिष्ट, इतना शब्द नहीं है यहाँ बीच में। कालांतरे तत्पिंड दर्शनात् वैधर्म विशिष्ट तत्पिंड ज्ञान, बाद तत्पिंड ज्ञान तो है, अभी तरह तीन शब्द नहीं है यहाँ। तथो अधिदेश वाक्य स्मरणम तथा उष्णपदवाच्य की उपमिति उत्पत्ति, ऐसा उपमिति उसको उत्पन्न हो जाता है।